नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, यानी कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 2019 का जो जुलाई में आपका पेपर हुआ था उसके 30 प्रश्नों को। ठीक, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के जो प्रश्न उसमें पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जिन लोगों ने पहले एग्ज़ाम दिया है उन्हें इन क्वेश्चंस के बारे में पता होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो पहली बार ये एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको इससे आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आंसर्स देने होते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी भी तरीके के नोट्स चाहते हों या प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनकी पीडीएफ्स चाहते हों, अन्य पीडीएफ्स चाहते हों, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9496369356। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में इसी तरीके से निर्देश दिया होता है, 1 से 30 तक के उत्तर में जो आपको सबसे सही विकल्प लगे उसे चुनिए। बस जो टेट का पेपर आपका होता है और जो सी टेट का पेपर होता है उन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि टेट में क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, जबकि सी टेट के क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े लेंदी होते हैं और जिनके ऑप्शंस होते हैं वो भी थोड़े से लेंदी होते हैं। तो क्या होता है कि इनको पढ़ने में थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है और पढ़कर इनको समझने और सही उत्तर तक पहुँचने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। इसीलिए कभी कभी सी टेट में क्या होता है, मार्किंग कम रह जाती है। लेकिन ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, जितनी देर मैंने ये आपसे बातें बोली इतनी देर में क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, ऑप्शंस आपने पढ़ लिए होंगे और हो सकता है कि आप उत्तर तक भी पहुंच गए हों, है ना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित या संरचित करते हैं। जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम कहाँ से कहाँ तक है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा अपरिष्कृत यानी स्थूल चालक विकास से परिष्कृत यानी सूक्ष्म चालक विकास तक। आपने जो शिक्षण सूत्र हैं वो भी पढ़े होंगे और उसमें भी दिया है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। वही चीज़ यहाँ पर है कि जो विकास की दर है वो कहाँ से है, स्थूल से सूक्ष्म। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पूर्व क्रियात्मक अवधि कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। अब कोल वर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? इसी तरीके के कई क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एक कहानी तरीके की बनाकर और फिर आपके सामने उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। तो बस यही डिफरेंस है थोड़ा सा कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उनमें थोड़ा सा आपका समय क्या है जो ज़्यादा जाता है। तो वही चीज़ बस हमें प्रैक्टिस से अच्छी करनी है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, चूँकि वो क्या बता रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर चोरी करेगा, ठीक, तो उसे जेल भेज दिया जाएगा, यानी उसे क्या होगा, दंड दे दिया जाएगा। ठीक, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास इसका सही उत्तर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? तो खुद से किया गया संवाद क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत वार्ता। ठीक है, क्या कहलाएगी? व्यक्तिगत वार्ता। अगला है आपका,
खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? तो खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय, रंग, इनको विशिष्ट लिंग के साथ यानी बॉय और गर्ल इस तरीके से डिवाइड करना। तो यहाँ पर क्या है, मैंने बताया है कि जहाँ पर भी पुरुष महिला में कोई विभेद हो जो नहीं होना चाहिए, या लड़के लड़कियों में कोई विभेद हो, तो वहाँ पर क्या चीज़ जेंडर से रिलेटेड हो जाती है ये चीज़। और जेंडर में भी किस चीज़ से रिलेटेड हो जाती है, यानी जैसे कि कहा जाता है कि नहीं, अगर गुड़िया है तो गुड़िया देखते ही समझ ली, अगर आप किसी घर में एंटर हुए, ठीक, आपको पता है किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई या आपको लगा कि इस घर में कोई बच्चा है, ठीक, आपने घर में एंटर करते ही खिलौने देखे, और खिलौने में आपने कौन से खिलौने देखे कि किचन के सामान वाला खिलौना पड़ा हुआ है, ठीक है, कुकर और ये सब जो किचन सेट होता है वो है, ठीक है, डॉल्स डली हुई हैं, छोटी छोटी डॉल्स हैं, बड़ी डॉल है, बारबी डॉल है, इस तरीके के खिलौने। तुरंत आपके माइंड में आएगा कि लगता है इस घर में जो बच्चा है वो एक लड़की है ना, तुरंत आएगा आपके माइंड में। ये नहीं आएगा कि इन खिलौनों को देखकर आपके माइंड में ये नहीं आएगा कि ये हो सकता है कि बच्चा लड़का भी हो, ज़रूरी नहीं है कि लड़का ना हो, लड़की ही हो। इसका मतलब है कि हमने उन खिलौनों को पर्टिकुलर एक जेंडर से रिलेट कर दिया है कि अगर ये खिलौने हैं, मतलब ये खिलौने तो लड़कियां ही पसंद करती हैं, अगर बॉल है, बैट है, बास्केटबॉल है, पापीज़ हैं, इस तरीके के खिलौने हैं, मतलब कि ये लड़के पसंद करते हैं। जो घरेलू सामग्रियाँ हैं वो लड़कियां पसंद करती हैं। विशिष्ट रंग हैं, कैसे कहते हैं कि लड़कियों को पिंक कलर पसंद होता है, लड़कों को ब्लू कलर पसंद होता है, लड़कियों को लाइट कलर पसंद होते हैं, लड़कियां रोती हैं, लड़के रोते नहीं हैं, मर्द को दर्द नहीं होता। ये सारी चीज़ें बकवास है। मर्द को दर्द होता है और अच्छा खासा होता है, ठीक है, ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब हमारी बनाई हुई बातें हैं। सिर्फ हम छोटे से बच्चों में ये चीज़ डालते चले जाते हैं कि नहीं। आपने कई ऐड भी देखे होंगे, बहुत अच्छे अच्छे एडवर्टीज़मेंट इसमें बनाए गए हैं कि नहीं, बॉयज़ नहीं रोते हैं, गलत बात है। ऐसा नहीं है, रोना एक संवेग है, अपने दुख को व्यक्त करने का एक तरीका है, और कोई भी रो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हम अपने बच्चों को अगर ये सीख दे रहे हैं कि तुम लड़के हो, तुम रो नहीं सकते, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो वो क्या चीज़ दिखा रही है, ये हमारी जेंडर रूढ़िवादिता दिखा रही है, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है, जेंडर रूढ़िवादिता, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि तुम लड़की हो तो तुम बाहर के काम नहीं कर सकती हो, तुम बाहर नहीं जा सकती हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, क्यों नहीं कर सकती भाई, वो भी एक इंसान है, और लड़का है वो भी एक इंसान है। अगर वो कर सकता है तो वो भी कर सकती है, तो उसको करने दीजिए। तो ये चीज़ें जेंडर रूढ़िवादिता के अंतर्गत आ जाती हैं, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं सीटेट में जिन्हें पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें हमें डेफिनेट है कि शामिल करके उनका संचय करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। एक शिक्षक को चाहिए कि, एक शिक्षक को क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, तो वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नता और विविधता की अनदेखी करे, यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है और महत्व देती है। डेफिनेटली फोर्थ ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो आपके ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल नेगेटिव हैं। क्या तुलना करनी चाहिए? नहीं। और उसको किसी विशेष संस्कृति, विशेष समुदाय, विशेष जाति के को बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। शिक्षा के लिए सारी जाति, सारे धर्म, सारी संस्कृति, सारे समुदाय समान हैं, सारे विद्यार्थी समान है। किसी को किसी से तुलना तो ये तो कतई नहीं करना चाहिए। इससे तो बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाएगा बच्चा। अगर आप उसको कहोगे कि यार तुम कितने गधे हो, वो देखो कितना होशियार बच्चा, तुम उसकी तरह बनना है, तुम उसकी तरह नहीं कर पाते, नहीं भाई, ये तो बिल्कुल नहीं। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नता और विविधता की अनदेखी, बिल्कुल नहीं, अनदेखी तो किसी भी चीज़ की नहीं करनी। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? किसकी वकालत करता है? हमेशा मैंने कहा है, एक तो आपका NCF 2005-2009 ये सारे
हर क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अभी मैंने रिसेंटली आपको कम से कम 10 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं और हर क्वेश्चन पेपर में NCF 2005, NCF 2009 इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आए। और मैं अभी भी बोल रही हूँ कि आप ये क्वेश्चन तैयार करके ज़रूर जाइएगा, बिकॉज ये आपको टॉपिक जो है वो 3 से 4 नंबर दिलाने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा समावेशी शिक्षा। ठीक, मैं जिस बोलती हूँ जहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ वहाँ पर आपको मेरी बात भी सुननी है, और क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो भी आपने पढ़ना है और उसका ऑप्शन भी सोच लेना है। ठीक है, और कमेंट कर दिया करो। मैं हर वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ कि आप लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद कमेंट करके बता दिया कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। पर दुनिया भर की चैटिंग कर लोगे, एक छोटा सा कमेंट कि मैम मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए, इतना सा लिखने में शायद है कि 10 सेकंड का टाइम लगता है। भैया बड़ा ही ज़्यादा बिजी व्यूअर्स हैं कि वो 10 सेकंड का समय भी नहीं दे पा रहे हैं। इतना बता दिया करो कि कितने क्वेश्चन सही हैं, तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो आप लोग सॉल्व कर रहे हो, उसको कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो। तो 10, ये विचारधारा कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, समावेशी शिक्षा, बिल्कुल, इसके अलावा तो और कोई आंसर हो ही नहीं सकता। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ का खा में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? 2 स्तंभ आपके दिए हुए हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं। मैं 10 सेकंड का समय देती हूँ, अच्छे से देख लीजिए किसको किससे मिलाना है। सो ऑप्शंस आपके सामने ये हैं। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा वो सेकंड सही होगा, DABC। ठीक, यानी फर्स्ट का होगा D, सेकंड का A, थर्ड का B और फिर लास्ट आपका C। ठीक है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, कब वे विभिन्न गतिविधियों और कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। हमारे भारत देश में यही सबसे बड़ी कमी है कि हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी पे ज़्यादा बल देते हैं, गतिविधियों पे, प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा काम नहीं करते हैं। इसी वजह से बहुत प्रतिभाशाली होने के बावजूद भी भारत देश के बच्चे और भारत देश आज भी बहुत पीछे है, विकसित नहीं हो पाया है, विकासशील ही है। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों को कक्षा में प्रश्न, बिल्कुल भैया पूछने के लिए प्रेरित ही करना चाहिए, और क्या कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? कंठस्थीकरण और स्मरण। ठीक है, सिर्फ रट्टाफिकेशन मुख्य प्रक्रिया कभी नहीं हो सकती। नेक्स्ट है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों और उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित रहते हैं। बच्चों की गलतियाँ क्या दिखाती हैं? तो बच्चों की गलतियाँ अधिगम का एक भाग हैं और उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि बच्चे हमेशा सीखेंगे तो वो सही ही बोलेंगे, गलतियाँ भी करेंगे और गलतियाँ भी उनके सीखने का एक भाग ही होता है, ये हमें ध्यान देना है। मूल्यांकन को इनमें से क्या? तो मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, यानी मूल्यांकन जो हम सिखा रहे हैं, बच्चे जो सीख रहे हैं, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट मूल्यांकन होना चाहिए, एवेल्युएशन होना चाहिए। ठीक है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? तो अधिगम एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? अब देखते हैं, एक स्थिति दी जा रही है, एक आपको सिचुएशन दी जा रही है। अब उस सिचुएशन में आपको बताना है कि क्या सही है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा संज्ञान और संवेग अलग नहीं है। ठीक। अगला है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? तो बच्चों को समस्या के बारे में सहजतानुभूत अनुमान लगाने और बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। अगला है, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल और प्रयास शामिल हैं, निम्न में से किसका उदाहरण है? तो निम्न में से वो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का उदाहरण है। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो बुद्धि के बारे में सबसे सही कथन है, बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जा सकने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? तो यहाँ होगा ऑप्शन फर्स्ट, परिवार। प्राथमिक माध्यम पूछा जा रहा है, यानी प्राइमरी, तो सबसे पहले तो बच्चा परिवार से ही कनेक्ट होता है, तो फैमिली ही होगी। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? तो वो है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। जेंडर क्या है? जेंडर एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना है। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? ऑप्शन ए, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ठीक है, ये एक क्रम है। नेक्स्ट है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला ही ऑप्शन सही है, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि कोई बच्चा मूर्ख है, जड़ है, होता है, वो बुद्धिलब्धि के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन स्वाभाविक रूप से हर बच्चा सीखना चाहता है, हर बच्चा सीखने के लिए प्रेरित होता है और सीखने में सक्षम होता है। बस हमारा प्रयास इस तरीके का होना चाहिए कि हम उसे सिखा सकें उसकी वैयक्तिक भिन्नता के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रगतिशील शिक्षा के बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? तो एक सामाजिक गतिविधि है। और इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? तो सही उत्तर है विचारों की अनुक्रमणीयता। ठीक, तो ये क्वेश्चन पेपर था आपका 2019 का। इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे और इसी तरीके के प्रश्न आपसे आज आने वाले क्वेश्चन पेपर में भी पूछे जाएंगे। आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और कैसे आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दो, कंजूसी मत करो। इतनी कंजूसी करके कहाँ जाओगे मेरे भाइयों बहनों। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। नंबर 9496369356 इस नंबर पर कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।